में हम जिन चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। कौन कौन सी टर्म्स है जो कितनी बार आ रही है और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स पर किस तरह से डिपेंड कर रही है? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तीन तो वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन कितनी बार करता है साहब? 3 बार करता है। अब तू बड़ी वाली ऑब्जेक्ट को चलाएगा 1 मीटर, थक गया। छोटी वाली को चलाया 1 मिनट, फट, एक बॉडी ज्यादा फोर्स लगवा रही है भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा बड़ा है मास। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का सेशन, जैसा कि आपको पता, हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया था। इसका एक लेक्चर मैंने शूट कर लिया है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर देखना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना शानदार तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन का। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट की सेकंड क्लास है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस आपको मैं सिखाऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं। और ये इतना यूजफुल कंटेंट है जिसको हम 11th 12th में 100 जगह यूज करेंगे। और इससे नीट के जेईई आईआईटी के क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते हो लॉजिक लगाकर। वो लॉजिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस का भाई साहब। तो समझ रहे हो? आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका एक एक कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको फिजिक्स से डर है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के पूरी वीडियो को देखना। स्किप कर करके देखोगे तो पढ़ाई का मजा कैसे लोगे? पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ो, पूरा देखो, मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। देख, डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, प्रीवियस क्लास में मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसको फील करा देता हूं या आपको रिवाइज करा देता हूं। देख, मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम जिन चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सर, फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो कितने तरह की होती है? 7 टाइप्स की होती है। बिल्कुल फील करा दिया भाई साहब कल की क्लास में, आप जाके देख लेना एक बार। मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना, आप देखो जरा, ठीक है। और 11 12 का पूरा सेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा और मैं इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो 7 टाइप्स की होती है। तो याद रखिए कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो 9 हो गई आपकी, 7 फंडामेंटल हो गई और 2 क्या हो गई? सप्लीमेंट्री हो गई। अब आपको जरा यहां पर जो याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल एल से और उसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। लेंथ को कैसे लिखेंगे? कैपिटल एल से, उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अच्छा था। मास को एम, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। टाइम को टी, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। टेम्परेचर को के मतलब केल्विन, आपको यूनिट भी पता होगा। करंट यानी कि ए, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल ए, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लिखता है? मोल। तो आपको ये 7 रट्टा मान लेना है। उसके बाद आपको डायमेंशनल एनालिसिस का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। अभी टेक्निक सिखाऊंगा बच्चों, ध्यान देखना। चल आ जाए इधर। तो बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस की। किसकी बात करते हैं? डायमेंशंस की। बेटा डायमेंशन को थोड़ा मैं फील कराता हूं, डायमेंशंस को मैं थोड़ा फील कराता हूं। डायमेंशंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है और अगर आपने उसके ऊपर पावर लगा दी तो वो ये बताएगा, डायमेंशन ये बताएगी कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी पर अगर 2 पावर है तो इसमें ये वाली फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई? 2 बार यूज हुई। 3 पावर है तो 3 बार यूज हुई। कोई पावर नहीं है तो 1 भी बार यूज नहीं हुई है। अच्छा, ये मतलब होता है। हाँ, पावर का यही मतलब होता है। तो डायमेंशन हमको क्या सिखाती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो कितनी बार आ रही है और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मैं बोलता हूं आपसे एरिया की मैं बोलता हूं। अब बेटा आपको एरिया बनाना है। क्या बनाना है? एरिया। तो एरिया बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंथ का मेजरमेंट करोगे। साहब ठीक है, ये लेंथ नापा आपने। सर एरिया नाप लिया? अरे बेटा अभी तो लेंथ नापा है, तो एरिया कैसे नापे? एरिया नापने का मतलब 2 बार लेंथ नापनी है। एक बार ऐसे नाप और फिर एक बार ऐसे नाप। अच्छा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे।
तो ये क्या मिला तेरे को? सरफेस। तो एरिया किसके पास होता है? सरफेस के पास होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अच्छा, तो मतलब एरिया को इस नेचर में बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमको कितनी बार लेंथ का यूज करना पड़ा? सर दो बार यूज करना पड़ा। तो जाने कि बेटा एरिया आपका लेंथ से बना हुआ है, एरिया आपका लेंथ से बना हुआ है, और वो लेंथ उसमें कितनी बार आ रही है साहब? दो बार आ रही है। एक बार इस डायरेक्शन में आ रही है, एक बार इस डायरेक्शन में आ रही है, तब जाके आपने एरिया बनाया। अच्छा साहब, बात समझ आई? तो इसका मतलब एरिया आपकी तो ड्राइव क्वांटिटी है, पहले तो ये समझ। और ये क्यों ड्राइव है? क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करेगी, क्योंकि लेंथ आपकी विजिक क्वांटिटी है। अच्छा, तो ड्राइव क्वांटिटी उनको कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि एरिया को बनाने के लिए लेंथ चाहिए, यानी कि एरिया लेंथ पर डिपेंड करता है। कितनी बार डिपेंड करता है साहब? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार? दो बार। तो हम कहेंगे कि लेंथ पर पावर लगा दे दो, तो एरिया में लेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? दो। ओ, तो ये होती है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब पावर, डायमेंशन का मतलब पावर। तो लेंथ कितनी बार यूज की हमने? दो बार। इसी तरह से मैं बात करता हूं तेरे से बेटा, तेरे से बात करता हूं मैं वॉल्यूम की। किसकी बात करता हूं मैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है साहब। वॉल्यूम वो चीज होती है जिसमें जैसे हम पानी लेते हैं, पानी के पास वॉल्यूम होता है, वाटर के पास वॉल्यूम होता है, मिल्क लेते, मिल्क के पास क्या होता है? वॉल्यूम। ऑयल लेते, ऑयल के पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम का मतलब यह है कि जब आप वॉल्यूम को रखोगे, अगर आप सरफेस पे रख दोगे तो वो फ्लो होकर चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो बैठ नहीं पाएगा, उसको रहने के लिए वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक बर्तन लेते हो, बर्तन, ठीक है, उस बर्तन में आप उसको भर देते हो। तो जब आप बर्तन लेते हो, उसमें भरते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो चीज है, लिक्विड है, वो ब्रेथ में भी आया, लेंथ में भी आया और हाइट में भी आया। मतलब वॉल्यूम बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और हाइट भी तेरी लेंथ है, ब्रेथ भी तेरी लेंथ है, और लेंथ तो लेंथ ही है। तो तीन बार लेंथ यूज किया, तब तूने क्या बनाया? वॉल्यूम बनाया। क्या बनाया? वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम बेटा बनाने के लिए आपको तीन बार लेंथ का यूज करना पड़ता है। यानी कि वॉल्यूम भी लेंथ पर डिपेंड करता है। तो कितनी बार डिपेंड करता है वो कौन बताएगा? इसकी पावर बताएगी। तो कितनी बार डिपेंड करता है? एल की पावर 3। यानी कि वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 3। तो वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन कितनी बार करता है साहब? 3 बार करता है। 3 बार करता है। तो 3 क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई। बात समझ पाए आप? और समझ। जैसे मेरे पास बेटा फोर्थ है। अब देख, एक बॉडी बहुत बड़ी है, का सबूत है ये बड़ी है? तो बेटा इसके पास मास ज्यादा है। अच्छा, इसलिए इसको बड़ा बोलते हैं। हाँ, एक बॉडी बहुत छोटी सी है, क्या सबूत है? छोटी, क्योंकि इसके पास मास कम है। अब मैंने कहा चल तो दोनों को चला, कितना मीटर चला? 1 मीटर चला, दोनों को चला 1 मीटर। अब तू बड़ी वाली ऑब्जेक्ट को चलाएगा 1 मीटर, थक गया। छोटी वाली को चलाया 1 मिनट, फट। मतलब तूने क्या देखा कि जब कोई चीज भारी ज्यादा होती है तो उसको 1 मीटर तक चलाने में हमको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और कोई चीज हल्की होती है तो 1 मीटर चलाने में फट पहुंच गए। तो मतलब जोर लगाने का मतलब क्या? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो एक बॉडी ज्यादा फोर्स लगवा रही है भाई साहब, क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा बड़ा है मास। ओ चीज, ये चीज है। एक बॉडी कम फोर्स लगवा रही है और चल पड़ती है, कम फोर्स लगवा, क्यों बता? क्योंकि मास कम है। तो मतलब फोर्स लगाना भी किस पर डिपेंड करता है? मास पर। मास कहता है कि तू ज्यादा फोर्स तभी लगाएगा जब मेरे पास मास ज्यादा होगा। तो मास कहता है तेरा मेरे पास मास कम है तो तू फोर्स कम लगाएगा, क्योंकि मेरे पास मास कम है। मास कम है तो फोर्स कम लगेगा। तो मतलब फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। तो मतलब फोर्स बनाने के लिए हमको मास चाहिए। तो फोर्स के अंदर मास एक क्वांटिटी आती है, फोर्स भी एक क्वांटिटी है, मास भी एक क्वांटिटी है। तो जाने कि आपका फोर्स लीड है मास से, तो फोर्स की एक डायमेंशन हो गई मास, फोर्स की एक डायमेंशन हो गई मास। तो डायमेंशन हमको बताती है कि ये इसमें कौन सी क्वांटिटी आ रही है और कितनी बार आ रही है। तो फोर्स एक बार आता है, फोर्स के मामले में मास एक बार आता है। इसी तरह से इसमें एक और चीज आती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन वही स्पीड मान सकते हो अभी फिलहाल आप उसको, होता होगा। लेकिन ये दो क्वांटिटी आती हैं। तो जाने कि फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन होगी मास, और क्या होगा? एक्सेलरेशन। यानी कि वो मास पर भी डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो क्या बेटा आप इस बात को फील कर पाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी
अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे अगर वो डिपेंड करती है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी में कितनी बार शामिल हुई है, जितनी बार भी शामिल होगी उसी को क्या कहेंगे, डायमेंशन। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, यहां पर आइए, ये थोड़ा आपने फील कर लिया अच्छे से, और फील करना ही मेरा पर्पस था इसको समझाना, नहीं तो मैं एक बार में भी इसको बता सकता था। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बेटा समझाने में, लेकिन आपको मजा ना आए तो कहना। देख डेफिनेशन बहुत आसान है, द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब सुनना जरा, जैसे तेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बेटा एक चीज याद रखना, सुनो अब ध्यान से सुन ले, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस, डेप्थ, डायामीटर, सर्कमफेरेंस, डेप्थ, हाइट, ब्रेथ, ये जितनी भी क्वांटिटी में तुम्हें बोल रहा हूं ना, ये सब एक्चुअली में होती क्या है, लेंथ होती है। क्या होती है, लेंथ। बट इनके नाम अलग अलग हैं जगह जगह पर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए, चीजों को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए नाम भले अलग अलग है, लेकिन है तो क्या, लेंथ। यानी कि इनको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, सबको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। तो ये तेरा बेसिकली लेंथ है। और लेंथ को लिखा कैसे जाता है, एल से लिखा जाता है। लेंथ को लिखा किससे जाता है, एल से लिखा जाता है। और टाइम को किससे लिखा जाता है साहब, टी से लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे से लिखता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, एल और टी की पावर कुछ नहीं तो मैं 1 मान सकता हूं, ऊपर जाए कितना हो जाएगा, -1। तो ये क्या है तेरा वेलोसिटी, ये क्या है तेरा बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मेट तेरे को निकल कर आया। ये फॉर्मेट तेरे को बता रहा है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में लेंथ आता है, हाँ आता है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आता है, हाँ आता है। तो जानी कि आपकी वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, लेंथ पर और टाइम पर। तो जो क्वांटिटी जिस चीज पर डिपेंड करे उसे उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करे, जो क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी आपकी लेंथ पर डिपेंड करती है और टाइम पर डिपेंड करती है। लेंथ आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को हमने किसकी टर्म्स में लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना, जो चीज बना, जो फॉर्मूला बना, उसका हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये वेलोसिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। अब सुन, डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे इसको। अब हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में आपका लेंथ, मास और टाइम आता है। जैसे फोर्स पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। इन सब में जो भी क्वांटिटीज आएंगी उसमें लेंथ, मास और टाइम का ही जिक्र किया जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में किसी चीज को लिखने के लिए 3 चीजें होती हैं। अब अपने इस फॉर्मेट में एल आ गया, टी आ गया, लेकिन एम नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एम लिखकर उसकी पावर कितनी लिख देंगे, 0। और तुम्हें पता होगा बेटा कि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और एल तो है ना, इसलिए उसकी पावर कितनी लिख दी, 1। तो ये वेलोसिटी का क्या बन गया, ये जो रूप बन गया कि आपने वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये वेलोसिटी का क्या कहलाएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। अब सुन, तो फिर डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन ये होती है कि इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है उनकी पावर क्या है, उनकी पावर क्या है। ठीक है, तो देख जहां पर लेंथ की पावर कितनी है, 1, टाइम की पावर कितनी है, -1, और मास की पावर कितनी है, 0। तो 0,1,-1 आपकी वेलोसिटी की क्या कहलाएंगी, डायमेंशन। दिस इज डायमेंशन ऑफ मास, दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, दिस इज डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये इसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब सीधा क्या होता है, पावर होता है। क्लियर बेटा। और इस रूप में हमने किसी चीज को लिखा है, इस रूप में मैं यहां लिख देता हूं साइड में बेटा। अगर हमने एम लिखा है, एल लिखा है, टी लिखा है, और जहां पर तेरी कोई क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी की जगह आपकी वेलोसिटी हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम, एरिया, ये सब जो चीज भी है उनको बड़े ब्रैकेट में लिखकर क्या लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में उनका फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। तो जहां पर जो भी क्वांटिटीज होगी वो बड़े ब्रैकेट में लिखी गई फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और कितनी बार डिपेंड करेगी वो उसकी पावर बताएगी। उस पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन। और जो बड़े ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा जाता है पावर के साथ, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला का एक जनरल रूप होता है, और इसकी पावर को हम ए बोल देंगे, इसकी पावर को बी बोल देंगे, इसकी पावर को सी बोल सकते हैं। तो इनकी पावर कुछ भी आ सकती है। क्लियर बेटा बच्चों, क्लियर बेटा ये वाली बात। ठीक है, इसको बेटा एक बार पहले पॉज कर लो और नोट कर लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, मैं इसको रब करता हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा बेटा फील करा दिया, मतलब अगर मैं इसको एक बार में थोड़ा बहुत लिख के आपको बताऊं तो मजा नहीं आता यार, थोड़ा फील करके पढ़ो कि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्या, तो आपको पता भी होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या बताता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमको ये बताता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये बताता है कि ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और वो फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें कितनी बार यूज हुई है, एक बार, दो बार या तीन बार। जैसे लेंथ इसमें कितनी बार यूज हुई है, एक बार, ठीक है। टाइम कितनी बार यूज हुआ है, इसमें एक ही बार यूज हुआ है। इस तरह से दो बार यूज हुई थी तो हम एल स्क्वायर कर देते हैं उसको, ठीक है। चलो इसको पॉज कर देते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बहुत सारे, ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूले और इनकी पूरी लिस्ट आपको बना के रखनी है और टेक्निक भी सिखाऊंगा, ध्यान समझना, ठीक है। आइए समझते हैं। तो मजा आने वाला है, अब हम सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले, ओहो, जो कि हमारे 11th 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नीट जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हमको करने होते हैं इसके बेसिस पर बेटा। तो आज समझते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में पहली चीज फॉर्मूला। फॉर्मूला हम समझेंगे, फॉर्मूला बस वो अच्छे से याद रख ले कि लेंथ मतलब एल, मास मतलब एम और टाइम मतलब कैपिटल टी, करंट मतलब कैपिटल ए और टेम्परेचर मतलब कैपिटल के। ये तुझे याद होने चाहिए जो भी मैंने यहाँ पर लिखे थे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लेते हैं एरिया का। अब एरिया का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। क्या क्या चीजें चलेंगी, देख, एरिया का मतलब सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है, आर है साहब, तो सर्कल का रेडियस कितना होता है साहब, सर्कल का एरिया कितना होता है साहब, तो सर्कल का एरिया होता है तुम्हारा कितना, पाई आर स्क्वायर होता है साहब, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है साहब। इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगल है, इस तरह से ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस तरह से अलग अलग शेप आपको देखने को मिल सकते हैं एरिया में, इन सब के पास क्या होते हैं, एरिया होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, कितना होता है, 2 पाई आर एल। कर्व सरफेस, ये क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस। अच्छा, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बनाने की टेक्निक क्या, वो जरा मैं ध्यान से आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। देखो, अब इसमें एक शब्द आएगा, जैसे मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूं, कौन सा फॉर्मूला लेता हूं बेटा, जी वाला, तो इसमें पाई आ रहा है, तो यहां पर पाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू एक साइंटिस्ट द्वारा दी गई है, और जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसकी टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज नहीं होती है, 3.14 इसकी वैल्यू है तो वो उतनी ही रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती है, कांस्टेंट की क्या नहीं होती है, डायमेंशंस नहीं होती है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है वो कांस्टेंट। आपके दो तरह से कांस्टेंट होंगे, आपके कितने तरह से होंगे, दो। एक होगा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, और दूसरा होगा आपका डायमेंशनलेस या नॉन डायमेंशनल, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब आपका डायमेंशनल कांस्टेंट वो होता है कि जिसकी वैल्यू भी होती है और उसकी कुछ डायमेंशंस भी होती है, उसकी कुछ वैल्यू भी होती है, उसकी कुछ डायमेंशंस भी होती है। अभी सुन लेना, फील करा दूंगा इस बात को। और डायमेंशनलेस किसको कहते हैं, जिसकी केवल वैल्यू होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होती, जिसकी वैल्यू होती है डायमेंशंस नहीं होती। जैसे आपका पाई हो गया, तो पाई की एक वैल्यू होती है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। अभी मैं आपको फील कराऊंगा, टेंशन मत लेना, आप सुन लेना। कांस्टेंट आपके दो तरह के होंगे, एक डायमेंशनल होगा जिसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी, साथ में उसकी डायमेंशंस भी होगी। इसी तरह से एक डायमेंशन लेस होगा जिसमें ओनली वैल्यू होगी, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर है। अच्छा, जैसे आपका पाई हो गया, आपका साइन 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस और कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया, रैंडमली 1 आ गया, 2 आ गया, इस तरह से कोई भी नंबर आ गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक वैल्यू होते हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशन लेस। इनके पास डायमेंशन नहीं होती, ओनली इनकी क्या होती है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायमेंशन भी होती है। अब मैं इसको फील कराऊंगा, टेंशन मत लेना अभी फिलहाल। देख, अब जैसे मान ले तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है एरिया का। अब लेंथ का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, लेंथ का मतलब होता है एल, लेंथ को क्या लिखेंगे, एल। ब्रेथ भी तेरी क्या है, एल, तो इसको भी क्या लिख देंगे बेटा, एल, और एल मल्टीप्लाई एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर आ गया।
एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, एल स्क्वायर आ गया। सर हमने तो ये सुना है कि MLT होता है फॉर्मूले में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको आप M0 L2 T0 लिख सकते हो। यानी कि आपका एरिया जो होता है वो ओनली लेंथ पर डिपेंड करता है, मास और टाइम से कोई मतलब नहीं। जैसे मान ले तेरे पास थिन प्लेट है, एक पतली सी प्लेट है, ठीक है, और इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, और एक दूसरी प्लेट है 10 मीटर स्क्वायर एरिया की, लेकिन इसका मास 5 kg है मान ले, और इसका मास है 1 kg, लेकिन एरिया तो सेम है। हाँ मतलब मास अलग अलग है फिर भी एरिया सेम है, मास अलग अलग है फिर भी एरिया सेम। तो मतलब एरिया मास पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ इनटू विड्थ पर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पर डिपेंड करता है। अच्छा ये 1 घंटे से यहां पर रखा है, इसका एरिया चेंज हुआ, अभी भी 10 मीटर स्क्वायर है। ये भी 1 घंटे से रखा है, एरिया चेंज हुआ, अभी भी 10 मीटर स्क्वायर है। तो टाइम के साथ नहीं बदलता एरिया, मास के साथ नहीं बदलता, तो एरिया डिपेंड किस पर करता है, सर लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, इसलिए वो लेंथ के टर्म्स में लिखा जाता है। और जो उस पर डिपेंड नहीं करता उसको m की पावर 0 l की पावर 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताएगा। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एरिया का। सर आपने ये फॉर्मूले का फालतू में, अरे यार इससे ही बना सकते हो। देखो बस इसमें क्या होगा, ये क्यों कांस्टेंट है इसको तुम इग्नोर करो, बस फॉर्मूला किसका बनेगा, ये r स्क्वायर का। अब r क्या है तेरा, रेडियस, रेडियस का मतलब तो लेंथ ही होता है यार, अभी बताया। तो देख l लिख दे, इस पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दे, ले वही आ गया। अच्छा इधर आ, देख इधर आ, एरिया का बनाते हैं। यहाँ पर 2 पाई क्या है तेरा, कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है तेरा, कांस्टेंट है। r क्या होता है, l होता है तेरा। लेंथ तो लेंथ ही होती है तेरी, तो कितना आ गया सर, l स्क्वायर आ गया। ले तो आप कोई सा भी किसी भी शेप का आप एरिया कंसीडर करेंगे, कोई सा भी फॉर्मूला लिखेंगे, आप किसी से भी उसकी वैल्यू बना सकते हैं, किसी से भी उसकी वैल्यू बना लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा, ये चीज होती है। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आपको बस जहां पर ध्यान देना है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और एक क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। क्लियर है, इसको बेटा पॉज करिए और नोट करिए। ओके पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। देखो आप फॉर्मूला कोई सा भी यूज करेंगे एरिया का, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आएगा, उसका क्या आएगा, एक ही, सेम। अच्छा साहब, ठीक है साहब, समझ में आ गया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कितना साहब, एल स्क्वायर होता है, हमको केवल इतना ही याद रखना है। M0 T0 होता है, m की पावर 0 t की पावर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आप वैसे भी लिख सकते हो। अब हम समझते हैं सेकंड फॉर्मूला, वॉल्यूम। क्या समझते हो बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक फॉर्मूला आप स्फीयर का भी ले सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, आप किसी का भी ले। तो चलो मैं ये वाला वॉल्यूम ले लेता हूँ, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देख जैसे तेरे पास क्यूब है, क्या है तेरे पास बेटा, क्यूब। ये क्यूब है साहब, क्यूब 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 क्यूब। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये लेंथ तेरी L, ये भी L। अच्छा ये ब्रेथ, ये तेरी हो गई ब्रेथ, ये तेरी हो गई हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है साहब, अगर तेरे पास स्फीयर होगा r रेडियस का, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, तो देखो लेंथ को क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है। B मतलब ब्रेथ भी तो तेरी लेंथ ही है, उसको भी क्या लिखेगा, L। हाइट भी तो तेरी लेंथ ही है, इसको भी क्या लिखेगा, L। तो तेरा कितना आ गया, 3 बार L आ गया। यानी कि आपका वॉल्यूम जो है वो ओनली लेंथ पर डिपेंड करता है, कितनी बार डिपेंड करता है वो उसकी पावर बता देगी, कितनी बार डिपेंड करता है वो उसकी पावर बता देगी। क्लियर है बेटा। अच्छा इससे बनाएगा तो ये तेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और R का मतलब रेडियस का मतलब L, और पावर 3 लगी तो 3 लगा दे, ले इससे डायरेक्ट आ जाता है। और इसमें इससे निकालोगे तो 3 बार लेंथ आपको लिखनी पड़ेगी, उसमें एक बार लिखा पावर लगा दी, आ गया आंसर। तो बताइए वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LQ होता है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, LQ होता है। तो हमारा वॉल्यूम ओनली लेंथ पर डिपेंड करता है, और उसमें लेंथ 3 बार आती है। तो आपको एरिया और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आया। चलिए अब आगे लेते हैं हम नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग बेटा डेंसिटी। तीसरा हम लेते हैं डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, डेंसिटी कहा जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होता है उसको क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो देख डेंसिटी, देख मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तेरा m, तो तू यहां पर क्या लिख देगा, m लिख देगा।
सर वॉल्यूम का कितना होता है, वॉल्यूम का भी बनाया, कितना होता है एल क्यू, तो एल क्यू लिख देगा। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, एम एल माइनस 3, देखो एल ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी इसकी, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल की पावर माइनस 3, एम एल की पावर माइनस 3 होता है। टी नहीं है तो टी की पावर तो 0 लिख दे, ठीक। अच्छा, तो तुम्हारे 3 फॉर्मूले हो गए, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर फोर्थ हम लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, कि आपको कुछ डेंसिटीज याद रखनी है। एक डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आपको याद भी रखनी है, किसकी होती है, वाटर की। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ आयरन, इसकी होती है 700-800 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट होती है बेटा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये कुछ डेंसिटी है, आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर, कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी होती है 7800 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट वाटर की डेंसिटी कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर बेटा आपको डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज मिलेंगी, लेकिन यहां पर आप सवाल जवाब नहीं करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे आगे, वहां पर ये सारी क्वांटिटीज आपको मिलती जाएंगी और आप इनको स्टडी भी करते जाओगे, ठीक है। यहां पर केवल हमको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही डिस्कस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देख, अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक ऐसी डेंसिटी हमको लग रही है जिसको किसी के कंपेयर में बोला गया हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी कौन सी डेंसिटी होती है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर किया जाता है वाटर की डेंसिटी से। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा कि देख, मान ले तेरे पास आयरन है, तो आयरन की डेंसिटी कितनी है एब्सोल्यूट 7800, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी कितनी है सर 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 7.8। तो ये 7.8 एक वैल्यू आई, और ये वैल्यू ही क्या कहलाती है, तेरी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। इसी तरह से तुम अगर, जैसे ये हमारे पास मर्क्यूरी की डेंसिटी है कितनी 13600 डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 0 कैंसिल होके तेरा आ जाएगा 13.6। तो ये 13.6 जो चीज आई है वो क्या है, तेरी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जिसको कंपेयर करके बताया जाता है। किसकी डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है, हमेशा वाटर की डेंसिटी से बेटा इसको कंपेयर करके बताया जाता है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके हम बता रहे हैं आयरन की डेंसिटी, हम बता रहे हैं मर्क्यूरी की डेंसिटी या किसी भी अदर मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो ये होती है रिलेटिव। अब इसका सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देख, पीछे ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे बॉटल लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन सर आगे डेंसिटी लिखा है, क्या लिखा है डेंसिटी, और नीचे भी डेंसिटी लिखा है। भले ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो है तो डेंसिटी, भले ही बॉटल की डेंसिटी हो है तो डेंसिटी। और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तेरा क्या होता है, ये होता है, कितना होता है ml-3। थोड़ा मैं इसको यहां पर करता हूं बेटा, तो ml-3 तुमने रखा, नीचे भी क्या रखा ml-3 रखा, ठीक है बेटा, ये तुमने रखा। अब तेरा ये पूरा कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। वो 1 का मतलब m0 l0 t की पावर 0। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल। तो आंसर है m0 l0 t0। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ना तो आपकी मास पर डिपेंड करती है, ना तो आपकी लेंथ पर डिपेंड करती है, ना तो वो टाइम पर डिपेंड करती है। वो एक क्या है, एक वैल्यू है जो किसी के रिस्पेक्ट में है, कंपैरिजन में है। वाटर के रिस्पेक्ट में इतनी, वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी इतनी, वाटर के रिस्पेक्ट में आयरन की इतनी, वाटर के रिस्पेक्ट में मर्क्यूरी की इतनी, इस तरह से। तो वो कंपेयर की गई एक वैल्यू होती है, तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये वाली जो क्वांटिटी होती है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है उनको, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, जिनके पास डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर है। और इसको हम प्योर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्योर रेशियो। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका एक प्योर रेशियो है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा,
अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताता हूं आगे बढ़ने से पहले कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर क्या आप इसका यूनिट भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हो। देखो, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो मीटर लिख ले, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दे, तो एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। देख, इसका पता क्या हो जाएगा? मीटर, और पावर कितनी है? 3, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? ऐसा ही मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, मीटर क्यूब हो गया। अगर तुम सीरियस बताते तो ये क्या हो जाता? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सीरियस बताते तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। इसी तरह से डेंसिटी का भी बता सकते हो। तो देखो, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और पर, अपन का मतलब पर, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, पावर लगी है 3, तो ये आ गया। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है। अच्छा, तो मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले से हम यूनिट भी बना सकते हैं। अब थोड़ा एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जो आपकी बेटा रिलेटिव डेंसिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक प्योर रेशियो है। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों एक जैसी क्वांटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं प्योर रेशियो, और वो डायमेंशन लेस होती है। सर, डायमेंशन लेस की यूनिट भी होती है क्या? अरे यार, जब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रही, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो ये यूनिट लेस भी होती है। क्या होती है? यूनिट लेस। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस भी क्वांटिटी है और साथ में ये यूनिट लेस भी है। ओके भाई, चल समझ में आ गई बात? अच्छा, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके बाद लेता हूं, अब देखिए, इसके बाद हम लोग लेते हैं एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एंगल। किसके बारे में बताता हूं बेटा? एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंगल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा आर्क अपॉन रेडियस ऑफ। आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। अच्छा, देख, आर्क क्या है तेरी? लेंथ, लेंथ। अच्छा साहब, रेडियस क्या है तेरी? लेंथ, लेंथ। ठीक है, अच्छा साहब, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी कि एंगल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये भी आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। अच्छा सर, इसका यूनिट होता है? हाँ, यूनिट होता है, यूनिट होता है। यानी कि ये यूनिट लेस नहीं है, इसके पास यूनिट है। तो अभी आपने जो देखी थी रिलेटिव डेंसिटी, वो डायमेंशन लेस के साथ साथ वो यूनिट लेस भी थी। ये वाली जो क्वांटिटी है वो यूनिट है उसके पास, लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं है। तो ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं आपके पास। किसी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन नहीं होगी, और जिसके पास ऐसी क्वांटिटी भी आपको मिलेंगी जिनके पास डायमेंशन नहीं है, उसके पास यूनिट भी नहीं है। तो दोनों तरह की मिलेंगी आपको। क्लियर है? तो ये चीज भी जरा ध्यान रखिए। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपको मैंने बताई, वो आपकी डायमेंशन लेस है, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, और साथ में वो यूनिट लेस भी है। ये वाली एक ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये डायमेंशन, इसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? चल आजा, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको पॉज करके नोट कर लेना। कर लिया? चलो देखो, अब हम और क्वांटिटी लेते हैं। अब हम लेते हैं बेटा स्पीड। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको हम रब कर देते हैं बेटा। देखो, अब हम लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देख, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है साहब। टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो कितना आ गया? एल टी माइनस 1 आ गया। तो ये स्पीड या वेलोसिटी का क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देख, वेलोसिटी मतलब ये तेरा फॉर्मूला कितना? एल टी माइनस 1, और टाइम कितना है? टी, तो कितना आ गया? एल टी माइनस 2 आ गया। लो, तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, बस वो आपको साथ याद रखने हैं। इसको पहले पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूं बेटा। देख, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना और ध्यान समझना। देख, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। जैसे मैं बेटा बात करता हूं किसकी? वेलोसिटी की। किसकी बात करता हूं? वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी में डिवाइड करते हो किसका? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अगर आप वेलोसिटी में बेटा डिवाइड करते हो किसका? टाइम का, तो आपको क्या मिलता है साहब? एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, और एक्सेलरेशन में बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसका? साहब मास का,
तो बेटा आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। क्या मिलता है बेटा, फोर्स मिलता है। ठीक है, फोर्स में मल्टीप्लाई करते हो, फोर्स में मल्टीप्लाई करते हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको मिलता है वर्क या फिर एनर्जी। क्या मिलता है, वर्क या फिर एनर्जी मिलती है। और जब आप वर्क में डिवाइड करते हो टाइम का, तो आपको मिलती है बेटा पावर। क्या मिलती है बेटा, पावर। क्या मिल जाती है बेटा, पावर। तो इस तरह से एक लिंक हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिला, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया तो वर्क मिला, और वर्क में टाइम का डिवाइड किया तो क्या मिली, हमको पावर मिली। और देखो, और मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, मास का, तो आपको मिल जाएगा मोमेंटम। क्या मिल जाएगा बेटा, मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, अगर आप फोर्स में मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम का, तो आपको मिल जाएगा इंपल्स। क्या मिल जाएगा बेटा, इंपल्स। क्या देख रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से आपको कोई नई क्वांटिटी मिल रही है। एक क्वांटिटी आपके पास है और उसमें दूसरी क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको तीसरी तरह की क्वांटिटी मिलती है। तो ये सारी क्वांटिटीज आपको पढ़नी है, ये सारी क्वांटिटीज आपको पढ़नी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, वर्क या एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और मोमेंटम क्या होता है। अब बच्चों जरा ध्यान समझना, देखो अब आपको वेलोसिटी का क्या पता है, आपको पता है फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 होता है, ये होता है, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। अब इसमें मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम। तो अगर मैं टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं, आई एम सॉरी, टाइम से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो टाइम से डिवाइड करने का मतलब होता है t की पावर -1, और टाइम से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है t की पावर +1। टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, t की पावर -1, और टाइम से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, t की पावर 1। तो मैं टाइम से क्या कर रहा हूं मेरे भाई, टाइम से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको -1। तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहां पर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला LT-2। देख कितना आसान है, क्या मिलेगा, LT-2। अच्छा, अब मैं इस एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई करता हूं, मास का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मास का मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, फोर्स। तो क्या बन जाएगा, देख MLT-2। तो ये तेरा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, फोर्स का। ठीक है, अच्छा अब ये जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूं, जो वही मल्टीप्लाई लिखा है ना, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को क्या मिलता है, वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा तेरा बन जाएगा M, देख एक L तेरे पास है ही, और दूसरा तूने L का और मल्टीप्लाई कर दिया तो L² हो जाएगा, t की पावर -2। तो ये वर्क का आपका क्या निकला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से वर्क में अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, वर्क में अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, देख टाइम से डिवाइड करने का मतलब t की पावर -1, टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, t की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना, या फिर आप इसको ये समझ सकते हो 1/t लिखना। क्या लिखना, 1/t लिखना। तो जब आप लिखोगे यहां पर तो कैसे आएगा बेटा आपका ML2 t की पावर कितना आ जाएगा, -3। अरे यार करके देख ले, तुझे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M2L T2 पावर, ये तेरा क्या वर्क है, वर्क अपॉन टाइम t, और t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ML2 t की पावर -3 आ जाएगा। समझ में बात। तो बस मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, अब तुम 11th-12th में आ गए हो तो समझो इस बात को। ठीक है, ये चीज होती है। ओके भाई, समझ गया, ये और ये चीज एक ही है, इसका मतलब गुणा किया, इसका मतलब डिवाइड किया, कैसे भी कर ले ये आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से इधर आओ, देखो ये तुम्हारे पास क्या था, LT-1। क्या था बेटा, LT-1। इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो तेरा क्या बना, मोमेंटम। तो मास का मल्टीप्लाई कर दे तो ये तेरा किसका फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल, मोमेंटम का आ गया। किसका आ गया, मोमेंटम का आ गया। इसी तरह से अगर हम और बात करें, और इसी में देखो फोर्स से, अच्छा इंपल्स और रह गया, देख इंपल्स का और बताता हूं फॉर्मूला। किसका बताता हूं, इंपल्स का। देख फोर्स में किसका मल्टीप्लाई किया, टाइम का मल्टीप्लाई किया, टाइम का मल्टीप्लाई किया है, तो टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो ML t की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टाइम का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है t की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, देख ML t की पावर -2, सेम ऑफ कॉम्पोनेंट सम ऑफ डिग्री। तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा देख और बताता हूं, अगर आप एक काम करो, फोर्स में, किसमें, फोर्स में डिवाइड कर दो, फोर्स में डिवाइड कर दो एरिया से।
किससे डिवाइड कर दो, एरिया से, तो आपको मिलेगा प्रेशर। क्या मिलेगा बेटा, प्रेशर। या फिर एक और एक इसी से जुड़ी हुई क्वांटिटी है स्ट्रेस। क्या मिलेगा तुम्हें, स्ट्रेस। प्रेशर मिलेगा फिर, या फिर क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेस मिलेगा। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देख ये तेरा फोर्स था, फोर्स में तुमने किससे डिवाइड किया, एरिया से। एरिया मतलब एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो एल स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो देखो तुम्हें करके दिखा देता हूं मैं, एल टी माइनस टू और तुम एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक एल, वो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो तेरा कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, तेरा प्रेशर का आ गया या फिर स्ट्रेस का आ गया। तो तुम देख रहे हो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और चीज देखो, ये तुम्हारा मोमेंटम है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये है एम एल टी माइनस वन। और यहां पर इंपल्स को देखो, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है तुम्हारा, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी तुम्हारा कितना है, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटीज सेम है, तो आप बता सकते हो कि मोमेंटम और इंपल्स, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो अगर वो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले दे देंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे मोमेंटम, इंपल्स, बताइए कौन कौन सा, और वर्क, एनर्जी, पावर, कुछ भी लिख के दे देंगे, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। तो आपको पता है मोमेंटम और इंपल्स का। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं, बट उनके फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए। उनके फॉर्मूले बनेंगे कैसे, या तो मल्टीप्लाई करने से बनेंगे या उनका डिवाइड करने से बनेंगे। ठीक है, तो मैं बेटा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके। चलिए, और कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले और लेते हैं हम लोग बेटा। ये आपने समझ लिए, इतने सारे समझ लिए ना। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और देखो। जैसे हम देखते हैं, हमने पावर तक स्टडी कर लिया, अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मतलब टाइम ही होता है, तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओनली टी। ये ले, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया टी माइनस वन, टी माइनस वन बन गया। क्लियर है बच्चों। ठीक, इसी तरह से मैं आपको बताता हूं जी। जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। दो बॉडीज है जिनके पास कुछ मास है m1 m2 और r डिस्टेंस पर रखी हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको यहीं रहने दिया, इसको यहाँ कर दिया, इन दोनों को नीचे ले गए बस। अब देख फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स का क्या होता है साहब, ml(t-2) अभी बताया ना। और r क्या है, डिस्टेंस का l, स्क्वायर लगा दे। मास का m, दो बार मास है तो दो बार m लिख ले। एक m से एक m कैंसिल हो गया तेरा, तो ये वाला m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l और l की पावर 3 और t की पावर कितना हो जाएगा -2। तो ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में बात। इसको पॉज करिए, नोट करिए। एक दो और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर मैं समझता हूं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से बनाना सीखे। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, नई नई क्वांटिटीज के। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको करा रहा हूं जो आपके जगह जगह पे काम में आएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग ले लेते हैं इसके बाद प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का भी फॉर्मूला होता है। प्लांक कांस्टेंट जैसे कि आपने एनर्जी का फॉर्मूला सुना होगा, E बराबर क्या होती है, एच न्यू। एच न्यू, न्यू बेटा तेरी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एच को क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। ई क्या होती है तेरी, एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। हमको एच का फॉर्मूला चाहिए, तो ई अपन क्या आ जाएगा, न्यू। और ई मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml(2t-2) अभी निकाला था। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, t-1, तो h का कितना आ जाएगा, ml(2t) की पावर ऊपर जाएगा तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो t की पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ओके गुड। तो बेटा देख रहे हो आप
कि किसी का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी नोटबुक में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए होंगे, उनको बना के प्रैक्टिस करना और उनको अच्छे से याद भी रखना। और इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फॉर्मूले थे वो मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनके एप्लीकेशन क्या है। 4 तरह के इनके एप्लीकेशन है, उन्हीं पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में, जेई में। तो उसको करने के लिए पहले आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे और नेक्स्ट क्लास को हम अगले दिन लेकर आएंगे, उसका आप वेट करिएगा और रात को 8 बजे आपको वो क्लास मिलेगी। आज की क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप मेरे से कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।